हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी तक बच्चों हमने डायपोल के बारे में पढ़ लिया। आप सब डायपोल मोमेंट के बारे में भी जानते हो। आज देखते हैं कि डायपोल मोमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों हमारे नेचर में क्या है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, और सबसे मेन वाटर मॉलिक्यूल भी तो है हमारे पास। तो इनमें क्या डिफरेंस है बच्चों। ये तो है ही कि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है O2, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर इनके नेचर की बात करें तो CO2 जो होता है बच्चों वो नॉन पोलर होता है, और H2 हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है। और इस पोलैरिटी की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें काफी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो नॉन पोलर और पोलर किसके बेसिस पे हम बता रहे हैं, डायपोल मोमेंट के बेसिस पे। अगर हम CO2 की स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होता है कि एक कार्बन यहाँ और 2 ऑक्सीजन ऐसे लगे हुए होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन एटम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इस बॉन्ड में शेयरिंग में है, इनको अपनी तरफ खींच लेगा ज्यादा, ठीक है। अभी भी है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा और ये इनको थोड़ा सा अपनी ओर खींच के रखेगा, ठीक है। जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि हल्का सा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज इधर सरका है, तो इस वजह से यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे इधर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा और हल्का सा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे इकट्ठा होगा, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा हो रहा है, अपोजिट चार्ज है। और डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो ये क्या बनेगा, डायपोल, डायपोल बनेगा, ठीक है। और डायपोल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और सेम अमाउंट रहेगी डायपोल मोमेंट की, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है, दोनों डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ हमारी सेम रहेगी। तो डायपोल मोमेंट जो होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डायपोल लेंथ, वो दोनों में सेम आने वाली है, इसलिए सेम क्वांटिटी बनेगी मैग्नीट्यूड वाइज। और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, इनका अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। उस वजह से नेट डायपोल मोमेंट जो होगी वो क्या बनेगी, CO2 के लिए 0। और ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें नेट डायपोल मोमेंट 0 उनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, ठीक है, उनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है। वही अगर H2O की बात करोगे तो H2O में क्या है, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है H2O मॉलिक्यूल का। इस केस में ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच के रखेगा, उस वजह से हल्का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और हल्का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। सेम डायपोल क्रिएट होने और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर रहेगी बच्चों। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि डायपोल लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारी सेम रहने वाली है दोनों बॉन्ड के केस में। और जो पेयर है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, इनकी जो डायपोल मोमेंट होती है इनकी वजह से वो, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब देखो हमारे पास 4 टाइप की डायपोल्स है, डायपोल मोमेंट्स है। इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं, ठीक है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, तो उस वजह से प्रॉपर कैंसिल नहीं हो पाता और इसके पास कुछ ना कुछ नेट P बचेगा, ठीक है, नॉन जीरो रहेगा ये, क्योंकि ये वाले जो है डायपोल मोमेंट्स ये P के बराबर नहीं है, उस वजह से इनका जो रिजल्टेंट है वो इस वाले नेट डायपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाता और कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बच जाएगी। उस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो डायपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट था वो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करने के काम आता है, और ये जो
पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज है उनमें काफी डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये मेन जो टॉपिक है ये तो बच्चों केमिस्ट्री का पार्ट है, हमें यहाँ पे सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम डाइपोल मोमेंट को पढ़ करें। ठीक है, तो अभी आगे मूव करते हैं। हम देखेंगे कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है। ये मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इस डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि डिस्टेंस के साथ में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा। ठीक, इस डिस्टेंस पे देखेंगे तब भी ई है, इस डिस्टेंस पे देखेंगे तब भी वैल्यू ई है। अब ऐसे केस में अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, तो क्या होगा बच्चों, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स एक्ट करेगी और वैल्यू क्या होती है क्यू ई के बराबर। ठीक है, वहीं अगर नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, तब भी इसमें फोर्स एक्ट करती, लेकिन उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस ऑफ क्यू ई, यानी कि जो ई की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है आपकी बार। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये जो नेगेटिव साइड है ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, जो डायरेक्शन हमारी ई वेक्टर की है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, एफ वेक्टर की। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है तो फोर्स नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब भी किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगती है तो वो मूव करेगा। ठीक है, अगर मेरे पे पीछे से फोर्स लगे तो मैं आगे मूव करूंगा। ओके, ऐसे क्या होगा, जब इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस चार्ज में फोर्स लगी, फोर्स की वजह से ये आगे मूव करेगा, और अगर मूव करेगा, ठीक है, अगर किसी भी चीज पे फोर्स लग रही है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ बच्चों कि F इजिकल्स टू क्यू ई, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो वेक्टर साइन में हटा रहा हूँ, और न्यूटन क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है जिसका m मास है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या रहेगी, F इक्वल्स टू m। तो अगर दोनों को इक्वेट कर दो QE इक्वल्स टू ma, तो यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, QE बाय m, और m क्या है हमारा, मास ऑफ द चार्ज। ठीक है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, अगर चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो अगर m मास है तो ये F फोर्स लगने पे a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और a एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, QE बाय m। ठीक है, नाउ हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमारे पास तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही होता है, t टाइम। ओके, s क्या, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, अब अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, हमारा जो चार्ज है वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उस पर फोर्स लगा और उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उस रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, जीरो। तो उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बन जाएगी, v विल बी इक्वल्स टू at, a की वैल्यू पुट कर दोगे तो QE बाय m इंटू t, ये हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक, ऐसे ही सब में पुट कर दोगे, v स्क्वायर
विल बी इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2as। ए की वैल्यू पुट करोगे तो ओके, और एस इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए क्या है क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। ठीक है, तो इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि जब चार्ज हमारा यहाँ पे था, हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो टी टाइम बाद में हमारा चार्ज कहाँ पहुंचा, तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं टी टाइम के बाद में, तब हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल बेसिक्स है। अभी एक मेन टॉपिक है बच्चों, वो देखते हैं कि ये तो एक सिंपल चार्ज लिया था हमने, अगर सिंपल चार्ज की जगह हम यहाँ पे डायपोल रखते तब क्या होता। अगर हम यहाँ पे डायपोल रख दें, डायपोल में क्या होता है बच्चों, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। ओके, अगर ये हमारा सेंटर है और टोटल डायपोल लेंथ 2a माने, तो अब क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, क्यू ई के बराबर। ओके, तो नेट फोर्स क्या लग रही है बच्चों, क्यू ई माइनस क्यू ई, जीरो। नेट फोर्स तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल फोर्स है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फोर्स नेट जीरो है। और अगर हम एक टॉर्क देखें अबाउट ओ, ठीक है, ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है डायपोल का। तो बच्चों टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर और आर एफ साइन थीटा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ आर साइन थीटा, वेयर डी इज द इसका कुछ तो नाम होता है बच्चों, मेरा नाम याद नहीं आ रहा अभी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वैसे तो, लेकिन इसको कुछ और नाम भी देते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। देखो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, और ये डिस्टेंस मेरा आर है, तो उस केस में ये क्या बनेगा, आर कोस थीटा, और ये या फिर मैं बोलूँ ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो जिसको मैं डी बोल रहा हूँ आर साइन थीटा को, वो क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी कि फोर्स और जिस पॉइंट के अलोंग हम टॉर्क देख रहे हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डी नाम दिया। तो टॉर्क के फार्मूले के, वैसे टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर के जिस पॉइंट के अलोंग हम टॉर्क देखना चाह रहे हैं वहां से उस फोर्स को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर, और जिस फोर्स की वजह से टॉर्क क्रिएट हो रहा है उस फोर्स, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, टॉर्क देगा। तो नेट टॉर्क क्या बनेगा बच्चों, पहले हम टॉर्क देख लेते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, इसकी फोर्स एफ और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मेरा क्या बनेगा बच्चों, आर साइन थीटा ही बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, आर की जगह
हमने 2a लिया हुआ है ना, तो a बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a sin थीटा, ठीक है, f इंटू a sin थीटा। ओके, f को अगर पुट कर दो q e a sin थीटा। और अगर डाइपोल मोमेंट की बात करो बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या बनेगी, p विल बी q इंटू 2a। नाउ अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से टॉर्क देखें अबाउट ओ पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ये डिस्टेंस r sin थीटा, फोर्स लग रही है QE, f की वैल्यू पुट कर दोगे तो QE a sin थीटा। एक चीज रहेगी बच्चों, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो हमने क्या देखा है, मैग्नीट्यूड देखा है। डायरेक्शन कैसे देखोगे, r क्रॉस f करना है। एक तरीका क्या होता है डायरेक्शन देखने का, जिस फोर्स के लिए हम टॉर्क देख रहे हैं, ठीक है, और जिस पॉइंट के अलोंग देख रहे हैं, उस पॉइंट के सामने उस फोर्स को एक्सटेंड कर लो, ठीक है, ये हमारा फोर्स वेक्टर है एफ वेक्टर। इस पॉइंट के अलोंग हमें टॉर्क देखना है, तो यहाँ से हम आर वेक्टर बनाएंगे। अब ये आर वेक्टर, इस पे अपना हाथ रखो राइट हैंड, और उसको एफ की डायरेक्शन में कर्ल कर दो, तो जो थंब होगा वो हमें क्या देगा, टॉर्क की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो ये आर वेक्टर नीचे की ओर, उधर एफ वेक्टर। जब आर से एफ की तरफ जाओगे, ठीक है, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। और दूसरा क्या है, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो यहां से यहां जाते हुए, आर से एफ की तरफ जाते हुए हमें कैसे जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए हमारी जो डायरेक्शन होती है डॉट की, वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है बच्चों। ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज के लिए जो एफ है, ठीक है, एफ हमारी इस डायरेक्शन में, सेंटर जहां से हमें टॉर्क देना है वहां से हमने आर वेक्टर ड्रॉ किया। आर वेक्टर से जब एफ वेक्टर की तरफ आओगे, तो ये किस डायरेक्शन में हमारा, आर वेक्टर से एफ वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस वजह से इसकी डायरेक्शन भी, टॉर्क की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड, यानी कि डॉट लगा दें, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर फोर्स की तरह इनकी डायरेक्शन सेम हो जाती, मतलब अपोजिट हो जाती, फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। लेकिन टॉर्क अगर देखें तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी सेम आ गई। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो उस केस में नेट टॉर्क जीरो हो जाता। अब डायरेक्शन सेम होने की वजह से टाउ नेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि क्यू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू ई ए साइन थीटा, और नेट डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, आउटवर्ड। ये बनेगा ट्वाइस ऑफ क्यू ई ए साइन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू टू ए ई साइन थीटा, और क्यू टू ए क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये बन गया पी ई साइन थीटा। तो मेरा जो नेट टॉर्क आया वो क्या है, पी ई साइन थीटा। ओके, तो इस वजह से ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इस पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। अब फोर्स तो जीरो, लेकिन टॉर्क भी तो एक रोटेशनल फोर्स होती है। टॉर्क का काम क्या है, ये अगर मेरा डाइपोल ऐसे है तो टॉर्क इसको क्या करेगी, ऐसे रोटेट करवाने का काम करेगी, रोटेशनल फोर्स होती है टॉर्क। ये जीरो है नहीं, नॉन जीरो है, तो यानी कि इस पे रोटेशनल फोर्स तो लग रही है, और जब तक रोटेशनल फोर्स लगती रहेगी ये क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ओके, कब तक घूमेगा, जब तक हमारा टॉर्क क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। कब होगा जीरो, पी तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगी। ई तो हम एक्सटर्नली दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी की वजह से तो रोटेशनल फोर्स लग रही है, इसमें टॉर्क लग रहा है, तो ये भी नॉन जीरो। साइन थीटा जीरो हो सकता है, ठीक है। साइन थीटा जीरो कब होगा,
टॉर्क नेट विल बी जीरो, कब? जब साइन थीटा जीरो होगा, और साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। यानी कि ये थीटा हमारा ये वाला एंगल है, जब तक हमारा डायपोल घूमते घूमते ऐसे थीटा को 0 ना कर ले, यानी कि अलाइन ना हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तब तक इस पे लगने वाली नेट टॉर्क क्या रहेगी? नॉन जीरो। ठीक है, जैसे ये अलाइन हो जाएगा टॉर्क लगनी बंद, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगी? 0। फोर्स तो पहले ही 0 थी, तो अब हमारा जो डायपोल है वो स्टेबल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। और जब ये घूमते घूमते ऐसे इस पोजीशन में आ जाएगा बच्चों, तब क्या होगा? ये मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारी क्या होती है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, मेरा पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कब तक रोटेट करेगा? जब तक थीटा 0 ना हो जाए, यानी कि जब तक पी वेक्टर अलाइन ना हो जाए ई वेक्टर के साथ। ठीक है, तब तक हमारा टॉर्क एक्ट करता रहेगा, इसको ऐसे रोटेट करवाता रहेगा। जैसे कि जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, उस केस में टॉर्क लगने बंद, फोर्स भी 0 थी, तो अब डायपोल स्टेबल। ओके, अगर हम इसको हिला के छोड़ देंगे तो भी ये वापस घूम के इसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी पोजीशन पे इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस 0 है। अब ये तो था बच्चों तब का केस जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तब उस केस में कभी भी फोर्स 0 नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। डायपोल इन ए non-uniform electric field। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि लेंथ के साथ में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे जैसे दूर जाएंगे ई से क्या हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं आगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है। अब अगर इसमें हम एक डायपोल को रखते हैं तो अब क्या होगा दोस्तों? इस पे फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि इधर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई है। ठीक है, अब इससे कुछ डिस्टेंस दूर हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ इस पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जाएगा तो उस वजह से इसकी फोर्स में भी चेंज आएगा, इसको एफ डैश बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ गया, या तो बढ़ गई या फिर घट गई। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म होती तो मतलब क्या कि हर एक डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ई। ओके, तो अब अगर नेट फोर्स देखोगे, ये फोर्स ज्यादा है हमारे पास, तो नेट फोर्स एफ डैश माइनस एफ बनेगी, क्यू ई प्लस डेल्टा ई माइनस क्यू ई, यानी कि क्यू डेल्टा ई इतनी फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है, तो यानी कि डायपोल जो है फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, पिछले वाले केस में ये वाली फोर्स क्या थी? 0, यानी कि डायपोल अगर यहाँ है तो वो यहीं पे रहेगा, टॉर्क की वजह से वो इसी पोजीशन पे रोटेट करता रहेगा। ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट वो रोटेट करता रहेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? डायपोल पे एक नेट फोर्स लग रही है, ठीक है, ई की डायरेक्शन में, तो उस वजह से जो इसका सेंटर है वो ऐसे ई की डायरेक्शन में मूव भी करेगा। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा आपकी बात डायपोल, और ऐसे ही टॉर्क भी नॉन जीरो आएगा, तो ये ऐसे रोटेट भी करेगा और साथ के साथ आगे भी मूव करेगा। ठीक, जब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, जो नेट टॉर्क है वो भी
नॉन जीरो रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि चार्ज किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है किसी बॉडी के ऊपर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास तीन टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है बच्चों बॉडी स्ट्रक्चर। पहली हो सकती है लीनियर। लीनियर जैसे कि ये पेन है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है, मान लो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है बच्चों, ये जो बोर्ड है ये क्या दिख रहा है आपको 2D में दिख रहा है, इसके पास एक एरिया है, इसके ऊपर मैं चार्ज दे दूं तो चार्ज क्या होगा एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एक एरिया है हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एग्जांपल बनेगा बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक रूम है, जिस रूम में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो और जिस रूम में खड़ा होकर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रूम है, इसके अंदर मैं चार्ज दे दूँ, ठीक है, तो वो चार्ज क्या होगा इस पूरे कमरे में फैल जाएगा, यानी कि इसकी पूरी वॉल्यूम में फैल गया वो। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैला हुआ है। एरियल चार्ज में एरिया के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, लीनियर चार्ज में लाइन के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, अब बच्चों मैं खड़ा हूं, मेरा m मास है, मेरी v वॉल्यूम है, तो मेरी डेंसिटी क्या बनेगी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही इस लाइन की लेंथ n है, इस पे चार्ज हमने q दे रखा है, तो अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ देखें, ठीक है, तो ये क्या बनेगी लीनियर डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताता है कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वो क्या रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही क्यू चार्ज अगर ए एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा क्या बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कि एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, उस सरफेस पे अगर हम एक यूनिट एरिया लें तो इस यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज आएगा, ठीक है, वो कौन बताएगा सिग्मा बताएगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। और ऐसे ही अगर इसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम बनाए, उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो कौन बताएगा हमें, वो बताएगा हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और वो क्या होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रो से। ठीक है, ये बन जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा क्या बन जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इन चीजों का यूज होने वाला है हमारे अगले टॉपिक गोस लॉ के अंदर। ठीक है,
तो कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या होता है फ्लक्स, और जो गॉस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।